हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम फिर से लाए हैं आज के अखबार की खबरों को आपके साथ। जो आज के अखबार में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वाली खबरें हैं, आपके साथ लेकर आए हैं। दिन है 19 फरवरी 2024। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमने आपके लिए करंट लाया है वो एक नए तरीके से लाया है। अभी तक हम न्यूज़पेपर की क्लिप्स के साथ पढ़ रहे थे, इनकी न्यूज़पेपर की कटिंग्स के साथ पढ़ रहे थे। आज दिन है रविवार, तो मैंने सोचा कि कुछ नए तरीके से कोशिश करता हूँ आप सभी को बताने की। दोनों ही तरीकों को आप कृपया बताइएगा कि कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा है, कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इमेज देख रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार की, जो आज प्रदान जिसकी घोषणा कल हुई और आज के समाचार पत्र में हमें इसकी जानकारी मिली। तो बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का प्रतिष्ठित साहित्य अवार्ड है, जिसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सर्वाधिक प्रतिष्ठित है, जिसका क्षेत्र क्या है, साहित्य है। इसके पश्चात यह दिया जाता है ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ज्ञानपीठ ट्रस्ट एक प्राइवेट बॉडी है, एक निजी न्यास, या जिससे कई जगह पे आपको न्यास के रूप में मिलेगा। एक न्यास बॉडी है जो क्या कर रही है, ज्ञानपीठ पुरस्कारों को प्रदान करती है। और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत जितने भी हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, इन 22 भाषाओं जो सम्मिलित हैं, इन 22 भाषाओं में जो भी रचना होगी, इन 22 भाषाओं की जो भी रचना और उसके साहित्यकार होंगे, उनको ये क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर प्रश्न आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, किन किन भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी 22 भाषाओं हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और क्षेत्र कौन सा है, साहित्य का क्षेत्र है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत मिलते हैं 11 लाख रुपए, साथ में प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की जो प्रतिमा है। अब जो ये प्रतिमा देख रहे हैं, ये वाग देवी की प्रतिमा है। तो यह प्रतिमा भी विजेता को दी जाती है। इसके बाद इस अवार्ड के प्रारंभ हुआ सन 1962 में। सन 1965 में जी शंकर कुरुप जी थे, जो के साहित्य के लेखक थे मलयालम साहित्य के लेखक थे। इन्हें ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। बताना चाहूँगा, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होते हैं, उनके जो जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। इसका पालन किया जाता है। इसमें सभी साहित्यकारों के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से जो है प्रस्ताव पहुँचते हैं। पहले प्रस्ताव को पहले स्क्रूटनी कमेटी जो है, जो वो पूरी स्क्रूटनी करती है, उनको शॉर्टलिस्ट करती है। स्क्रूटनी कमेटी के बाद जो शासी कमेटी है इसकी, वो इन प्रस्तावों पर गौर करती है। और शासी कमेटी जब अपने अध्यक्ष समेत समिति के साथ बैठती है, तो उसमें निर्णय लेती है कि किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाना है। तो ये ज्ञानपीठ प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है भारत का। अगले क्रम में देखते हैं कि इस वर्ष ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया। आप फोटो में देख भी रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जो क्रम कौन सा है, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का क्रम है 58वां। यह 58वां क्रम का पुरस्कार है। और यह पुरस्कार पहला दिया गया है इस वर्ष श्री राम भद्राचार्य जी को। जब ये फोटो देख रहे हैं, ये श्री राम भद्राचार्य जी है, जो रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरुओं में से एक हैं। तो रामानंद संप्रदाय में 4 जगत गुरु होते हैं, उन जगत में से एक हैं। यह श्री राम भद्राचार्य जी जन्मांध हैं, इन्हें जन्म से अंधे हैं ये। और इसके बाद भी इन्होंने संस्कृत भाषा में बहुत सारी कृतियां की हैं, संस्कृत और हिंदी में टीके लिखे हैं की हैं। और इनका जो महाकाव्य है, ऐसा तो इन्होंने 400 से अधिक रचनाएं की हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो 400 रचनाएं की हैं, इन्होंने इनमें इनमें किसी में भी जो ब्रेल लिपि होती है या ब्रेल तकनीक होती है, उसका उपयोग नहीं किया है। तो ये श्री राम भद्राचार्य जी हैं। यूट्यूब में आपको इनके कई प्रवचन वीडियो मिलेंगे। तो इन्होंने इनकी एक फेमस संस्कृत की जो महाकाव्य रचना है, वो है श्री भार्गव राघवियम, इनकी रचना की है। और इन्हें 2015 में उस समय के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया। क्या आप जानते हैं कि भारत रत्न के पश्चात सबसे पहले भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। तो भारत रत्न के पश्चात पद्म पुरस्कार होते हैं। पद्म पुरस्कार भी 3 कैटेगरी में होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री।
पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री। तो इन्हें सन 2015 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा जो है वह पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ये हैं श्री रामभद्राचार्य जी। इसके पश्चात देखते हैं कि अगले क्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्हें दिया गया था। तो वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए श्री रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए दिया जा रहा है। और प्रख्यात गीतकार, पटकथा लेखक, कवि, निर्देशक, शायर, आप बहुत नामों से जानते हैं, श्री गुलजार जी, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार का 58वां संस्करण का दूसरे व्यक्ति है ये जिन्हें दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गुलजार साहब को इसके अतिरिक्त वर्ष 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 2004 में इन्हें पद्म भूषण मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के जैसा ही हमारे भारत देश में एक साहित्य अकादमी अवार्ड है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह अवार्ड भी इन्हें 2002 में प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपको बताते हुए हर्ष होगा, आप जानते हैं कि जो मूवी आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, इस मूवी का एक बहुत प्रसिद्ध गाना है जय हो। इस गाने के लिए इनको ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो गुलजार जी बहुत सारी पिक्चरों की पटकथा लिखते हैं, गाने लिखते हैं। तो उसी दौरान जो पिक्चर है स्लम डॉग मिलियनेयर, तो उसका जो गाना है जय हो, इसके लिए इन्हें ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो फिर से एक रिकैप करते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दो कौन सा संस्करण है, 58वां संस्करण है। 58वें संस्करण का पुरस्कार दो व्यक्तियों को दिया गया है। संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है श्री रामभद्राचार्य जी को, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को। और उर्दू भाषा के लिए दिया गया है प्रसिद्ध कवि, शायर, लेखक श्री गुलजार साहब को। तो ये दो हमें याद रखना है कि किसे किसे दिया गया है। पहली बार कब प्रारंभ हुआ, 1965 में प्रारंभ हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और अगले क्रम में अब चलते हैं अगली खबर पे। तो अगला खबर है INSET 3DS के बारे में। कल दिनांक था 17 फरवरी। 17 फरवरी को इसरो के द्वारा, जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च एसोसिएशन है, इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपण किया गया किसका, GSLV G14 का। GSLV G14 जो लॉन्च व्हीकल है वो GSLV G14 है और F14 है। GSLV F14 है। इसके माध्यम से कौन से सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया, INSET 3DS को उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। तो INSET 3DS क्या है, INSET 3DS एक मौसम उपग्रह है, अर्थात मौसम से संबंधित समस्त जानकारियों के लिए इस उपग्रह को मौसम विभाग तथा पृथ्वी विभाग जो हमारे भारत सरकार का है, उनके माध्यम से, दोनों के माध्यम से इसे क्या गया, प्रक्षेपित, इसको वित्त प्रदान किया गया और प्रक्षेपण निर्माण कार्य इसरो के द्वारा किया गया। तो यह एक मौसम उपग्रह है। INSET 3D, इसके पहले इसी श्रृंखला के दो उपग्रह भी लॉन्च किए गए हैं जिनका नाम है INSET 3D और INSET 3DR। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, यह तीसरी पीढ़ी का, 3 मीन्स तीसरी पीढ़ी का मौसम उपग्रह है। INSET 3D को वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था और 3DR को वर्ष 2016 में प्रक्षेपित किया गया था। तो इसके अगले क्रम का यह उन्नत संस्करण का, अर्थात ये दोनों जो काम कर रहे हैं वही काम उससे अधिक सटीकता से, अधिक तार्किकता से जो INSET 3DS करेगा। तो इसके बाद यहाँ कहाँ से प्रक्षेपित किया, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जैसे मैंने आपको बताया, इसे प्रक्षेपित किया गया था। इसका कार्य है सटीक मौसम संबंधी पूर्वानुमान और जो भी आपदा आने वाली है उसकी पूर्व चेतावनी ही, जैसे बाढ़ आने वाला हो या मौसम तूफान आने वाला हो, टाइफून आने वाला हो, चक्रवात आने वाला हो, तो इसके बारे में सटीक जानकारी और अत्यधिक सटीकता से ये प्रदान करेगा। आपदा प्रबंधन में भी ये सहायता होगा, जिस प्रकार से जो हमारे डिजास्टर रिलीफ जो भी वर्क होते हैं उसके लिए भी प्रभावी होगा। इसका वजन जो है 2274 किलोग्राम है। साथ ही साथ इसमें 4 पेलोड हैं, जिसमें जो निम्नलिखित हैं कि पहला पेलोड है इमेजर। इमेजर का कार्य है कि जो पृथ्वी है उसका इमेज लेना। दूसरा पेलोड है साउंडर, जो ध्वनि के माध्यम से सूचनाएं और डेटा एकत्र करेगा और भेजेगा। तीसरा है डेटा रिले ट्रांसपोंडर, जो प्राप्त डेटा को रिले करेगा एक से। और चौथा है SART, अर्थात सैटेलाइट एडेड
रिसर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोर्टर, जिसका उपयोग आपदा प्रबंधन में होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इमेजर, साउंडर और डेटा रिले जो है ये आपको मौसम से संबंधित जानकारी देंगे, और SASRT पेलोड जो है वह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जितने भी आपदा प्रबंधन के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला जाएंगे उसमें यह मदद करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इसका प्रक्षेपण यान कौन था। तो GSLV F-14 जो ये थी सवारी थी, और जो हमारा सवार कौन थे इस पे इनसेट 3DS था, जिससे भूतुल्यकालिक कक्षा जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें इसको सफलतापूर्वक स्थापित किया। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इंसर्ट 3DS की इमेज है। इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया, किसने स्थापित किया? GSLV F-14। ध्यान दीजिएगा कि अब परीक्षाओं में जो लॉन्च व्हीकल है और जो सैटेलाइट है इनका सीक्वेंस भी पूछा जा रहा है। जैसे इस बार के PSC में आपने देखा होगा चंद्रयान कौन से प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित हुआ था, ये पूछा गया था। तो वही है, ध्यान दीजिएगा। और किसका अनुवर्ती है, मतलब किसका अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड संस्करण है, ये पूछा गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 3DS जो है वह इंसर्ट 3D और 3DR का अनुवर्ती मिशन है, अर्थात इनका अपडेटेड मिशन है। और इसके साथ इसका जो यान था वह कौन था? ये GSLV F-14 है। अब देखते हैं थोड़ी सी जानकारी GSLV F-14 के बारे में। ये है GSLV F-14 जो आप इमेज में देख रहे हैं। GSLV F-14 क्या है? तो GSLV F-14 जो होता है यह एक प्रक्षेपण यान है जो हमारे भारत की स्वदेशी, भारत ने स्वयं का क्रायोजेनिक इंजन अपडेट किया है। तो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का ये 10वां प्रक्षेपण था, और जो हमारा GSLV है तो उस GSLV का ये 16वां प्रक्षेपण था। तो GSLV यान का 16वां प्रक्षेपण था। इसके बाद यह एक 3 चरण वाला रॉकेट है। यह रॉकेट में 3 चरण हैं, जिसके पहले 2 चरण जो है वो ठोस प्रणोदक हैं, मतलब नीचे से आप जाएंगे तो पहले 2 चरण में सॉलिड प्रोपेलेंट भरा है, सॉलिड है प्रोपेलेंट का नेचर। और उसके बाद जो तीसरा चैम्बर होता है इसके यहाँ पर जो है यह एक क्रायोजेनिक चैम्बर है। क्रायोजेनिक मतलब निम्न ताप पे गैस को रखा गया है, अत्यंत निम्न -डिग्री पे गैस को रखा गया है, और ऊपर में यहाँ पे आपका सैटेलाइट रहता है। तो इस प्रकार से बनता है। इसके ऊपर हीट रेजिस्टेंट सीट या हीट रेजिस्टेंट बफर लगाया जाता है जो हीट से उसको बचाएगी, ताकि वायुमंडल से निकलते समय घर्षण के कारण जो सैटेलाइट है वो डैमेज ना हो। तो ये हमारा एक पूरा सैटेलाइट है। तो इसके 3 चरण हैं, 2 चरण में ठोस प्रणोदक है, और तीसरा चरण जो अंतिम चरण है उसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन के माध्यम से जो है ईंधन को क्या है, प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया GSLV F-14 के बारे में। आप जरूर बताइएगा कि आपको हमारा एक करंट अफेयर कैसा लगा, क्या इसमें और हम ऐड कर सकते हैं क्या। एक अच्छी बात है कि GSLV जो सीरीज है, GSLV जो हमारा उपग्रह है, उसे अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा नॉटी बॉय बुलाया जाता था। नॉटी जैसे आप समझते हैं कि शैतान लड़का, अर्थात इसका प्रक्षेपण के दौरान कई बार ये असफल हुआ है, कई बार सफल हुआ है। तो इसलिए इसको किस रूप में क्या बोला जा रहा था वैज्ञानिकों के द्वारा कि नॉटी बॉय। और जब कल ये प्रक्षेपण सफलतापूर्वक सफल हुआ, कंटिन्यू सफल हुआ, तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि हमारा नॉटी बॉय अब स्मार्ट बॉय में बदल गया है, अर्थात अब ये डिसिप्लिन्ड हो गया है, ये बात मान रहा है। तो ये पहले किसका नाम था? नॉटी बॉय, GSLV सीरीज के प्रक्षेपण यानों का। अब ये नॉटी बॉय क्या हो गया है? स्मार्ट बॉय हो गया है। तो आप बताइएगा हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी। पहले के माध्यम से हम आपको करंट अफेयर्स बता रहे थे, जिसमें हम न्यूज़पेपर्स की कटिंग के माध्यम से बता रहे थे, वो आपको अच्छा लगा, कि स्लाइड्स के माध्यम से जो हम आपको करंट अफेयर बताएं ये आपको अच्छा लगा है। कृपया इसे जरूर साझा कीजिएगा, ताकि हम अगले आने वाले वीडियो में उस प्रकार से समायोजन कर सकें। धन्यवाद, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर से आपके साथ। धन्यवाद।